नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसके आगे के अध्याय में यह पढ़ा था कि अनुच्छेद है क्या, जहाँ पर हमने यह जाना था कि अनुच्छेद जो है वह जब हम किसी विषय पर अपने भाव और विचार को संक्षेप रूप में लिखते हैं तो वह हमारा अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और जब हम अपने इन्हीं भावों विचारों को जब हम एक विस्तार रूप दे देते हैं किसी एक विषय पर तो वह हमारा निबंध लेखन हो जाता है। और जब हम शब्दों के एक सार्थक समूह को एक पंक्ति में लिखते हैं तो वह हमारा वाक्य बन जाता है। इसके बाद फिर हमने यह सीखा था कि अनुच्छेद के 4 प्रकार होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और काल्पनिक अनुच्छेद के भेद से। फिर हम लोगों ने अनुच्छेद के लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के विषय में अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे संबंधित होने चाहिए, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, अनुच्छेद में भूमिका या उपसंहार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित सूक्ति, दोहा, कविता की पंक्तियों को लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। हम जो भी लिखें वह विषय के अनुकूल हो, जिससे विषय संबंधित जो भी हो हमें विषय से संबंधित लिखना चाहिए। फिर हम लोगों ने बात की थी कि हमें सीमित शब्दों में दिए गए विषयों पर अपने विचार लिखने चाहिए। जितने शब्दों में कहा जाए लिखने के लिए हमें उतना ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद में पहले वाक्य से ही मुख्य विषय के विषय में बातें करनी चाहिए। विषय के बारे में लिखी गई बातों में एक क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। हमें किसी बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आजकल अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु जो है दिए होते हैं और हमें उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने विषय का विस्तार करना होता है। तो जैसे यहाँ पर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अंतर्गत 2 संकेत बिंदु हैं: वायु का महत्व, वायु प्रदूषण के कारण और इसके दुष्प्रभाव। तो वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषता भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आज गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर के गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कूड़े और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइड से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि निम्न संकेत बिंदुओं का प्रयोग करते हुए पहला सुख निरोगी काया विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसके अंतर्गत 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं: सुख का अर्थ, स्वच्छता, व्यायाम का महत्व। पहला सुख निरोग की काया, दूजा सुख घर में माया। हमारे जीवन में कई तरह के सुख आते हैं लेकिन वास्तव में सबसे पहला सुख निरोगी काया है। यानी जब हमारा शरीर निरोगी होगा तब तक अन्य सुख बेकार हैं। हम सभी सुखों को अपने शरीर का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, अपने घरों को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे वहाँ पर किसी तरह का मच्छर, मक्खी या इत्यादि ना हो। हमें चाहिए कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। यदि हमारे पास बहुत सारा धन है परंतु हम स्वस्थ नहीं हैं तो वह धन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि सबसे पहले शरीर का सुख होता है। आज के युग में मनुष्य पैसे कमाने पर विशेष ध्यान देता है पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उस पर विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और जीवन को सही तरह से जीने की ज़रूरत होती है। तभी हम अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं।
इसके बाद हमारा तीसरा अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत विषय है मेरे जीवन की अविस्मरणीय याद घटना। संकेत संकेत बिंदु के रूप में भूमिका, चिड़िया के बच्चे का घायल अवस्था में मिलना, सेवा, सेवा से आनंद और उपसंहार। अब मैं 10वीं कक्षा में हूँ। माता पिता कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कोई वाकई बड़ा हो गया है। मुझे अपने बीते दिनों की कुछ बातें आज भी स्मरण हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। मेरे जीवन की एक घटना ऐसी है जिसे मैं आज भी स्मरण करके आनंद विभोर हो उठता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि हमारे आंगन में लगे पेड़ के नीचे एक चिड़िया का मासूम सा बच्चा घायल अवस्था में पड़ा है। मैं उस मासूम को उठाकर अपने कमरे में ले आया। मेरी माँ ने मुझे रोका कि इसे इस तरह से ना उठाओ या मर जाएगा, किंतु मेरा मन कहता था कि इस मासूम बच्चे को बचाया जा सकता है। मैंने उसे चम्मच से ठंडा पानी पिलाया। ठंडा पानी मुंह में जाते ही उस मासूम के पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं खुश हुआ। मैंने उसे हथेली पर रखकर देखा कि उसकी टांग में चोट आई है। मैंने अपने छोटे भाई को माँ से मरहम की डिबिया लाने के लिए कहा। वह फौरन मरहम की डिबिया ले आया। उसमें से थोड़ी सी मरहम मैंने उस मासूम बच्चे की चोट पर लगाई। मरहम लगाते ही मानो उसकी पीड़ा छूमंतर हो गई। वह शांत मेरी हथेली पर ही लेटा रहा। मेरा छोटा भाई भी उसके अविकसित पंखों पर हाथ फेर कर खुश हो रहा था। लगभग घंटे भर मैं उसे हथेली पर ही लेकर बैठा रहा। मैंने देखा कि बच्चा थोड़ा उड़ने का प्रयास करने लगा था। मैंने छोटे भाई से रोटी मंगवाई और फिर चूरी बनाकर उसके सामने रख दी। वह उसे चुनने लगा। हम दोनों भाई उसे चुपते देखकर खुश हो गए। मैंने अब अपनी पुस्तक मेज पर रख दी थी। रात को एक बार फिर उसके घाव पर मरहम लगाया। दूसरे दिन मैंने देखा कि चिड़िया का वह बच्चा मेरे कमरे में इधर उधर फुदकने लगा। यह मुझे देख ची ची करके मेरे प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा था। 1-2 दिनों में ही उसका घाव ठीक हो गया और मैंने उसे आसमान में छोड़ दिया। वह उड़कर दूर वृक्ष पर जा बैठा। मुझे उस चिड़िया के बच्चे के प्राणों की रक्षा करके जो सुकून मिला उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अनुच्छेद के ही अंतर्गत कि सब दिन होत न एक समान। संकेत बिंदु के रूप में भूमिका, सुख दुख, ऋतु परिवर्तन और उपसंहार। जीवन को जल की संज्ञा दी गई है। जल कभी सम भूमि पर बहता है तो कभी विषम भूमि पर। कभी रेगिस्तान की भूमि उसे शोषित करती है तो कभी तीव्र हवा उसके प्रवाह को तीव्रगामी बना देती है। मानव जीवन में भी कभी सुख का अध्याय जुड़ता है तो कभी दुख अपने पूरे दल बल के साथ आघात पहुंचाता है। प्रकृति में सुख दुख के धूप छाया के रूप में दर्शन होते हैं। प्रातःकाल सुख का प्रतीक होता है तो रात विलह का। विभिन्न ऋतुएं भी जीवन के विभिन्न पक्षों के प्रतीक हैं। मैत्रेय गुप्त ने उचित ही कहा था, संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा, है निशा दिवा की घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। विश्व के बड़े बड़े शासकों का समय भी एक सा नहीं रहा, परिवर्तन आया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का करुण अंत इस बात का साक्षी है। मनुष्य का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज दुखी है वह कल वैभव के झूले में झूलता दिखाई देगा। जो आज सुख संपदा एवं ऐश्वर्य में डूबा है, संभव है भाग्य के विपरीत होने के कारण उसे दर दर की ठोकरें खाने पर विवश होना पड़े। जो वृक्ष व लताएं पौधे बसंत ऋतु में वातावरण को मादकता प्रदान करते हैं, वही पतझड़ में वातावरण को नीरस बना देते हैं। जीवन सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद का समन्वय है। एक और जीवन का उदय है तो दूसरी ओर जीवन का अस्त है, या उचित ही कहा गया है, सब दिन होत न एक समान। इसके बाद अगला हमारा जो है टॉपिक है अनुच्छेद के अंतर्गत कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। संकेत बिंदु के रूप में भूमिका, मन का महत्व, मानसिक शक्ति, प्रकृति का मार्ग और उपसंहार। मानव शरीर यदि रथ के पहिए के समान है तो मन उसका सारथी है। मनुष्य के शरीर की वास्तविक शक्ति उसका मन है। मन के अभाव में शरीर अस्तित्वहीन है। वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को बड़े से बड़ा काम संपन्न कराती है। यदि मन की दुर्बलता का भाव आ जाए तो शक्तिशाली शरीर और विभिन्न प्रकार के साधन व्यर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सैनिक को लिया जा सकता है। यदि उसने अपने मन को जीत लिया तो वह अपनी शारीरिक शक्ति एवं अनुमान से कहीं अधिक सफलता पा सकता है।
यदि उसका मन हार गया तो बड़े बड़े मारक अस्त्र शस्त्र भी उसके द्वारा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। मानसिक शक्ति के बल पर ही मनुष्य ने अद्भुत अद्भुत आविष्कार किए हैं। मन की शक्ति मनुष्य को अनवरत साधना की प्रेरणा देती है और विजयश्री उसके सामने नतमस्तक है। जब तक मन में संकल्प एवं प्रेरणा का भाव नहीं जागता तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही काम में एक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है और दूसरा असफल होता है। इसका कारण दोनों के मन की शक्तियों में भिन्नता का होना है। जब तक हमारा मन शिथिल है तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अतः ठीक कही कहा गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसके बाद हमारा अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परीक्षा भवन का दृश्य। संकेत बिंदु, भूमिका, परीक्षा से घबराहट, परीक्षार्थियों का आना, घबराहट और बेचैनी, परीक्षा भवन का दृश्य और उपसंहार। मार्च के महीने की पहली तारीख थी। उस दिन हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही थी। परीक्षा शब्द से वैसे सभी घबराते हैं, परंतु विद्यार्थी वर्ग इस शब्द से विशेष रूप से घबराता है। मैंने जब घर से प्रस्थान किया तो मेरा दिल भी धक धक कर रहा था। मैं पूरी रात पढ़ता रहा। चिंता सता रही थी कि यदि पूरी रात पढ़े गए में से कुछ भी प्रश्न न आया तो क्या होगा। परीक्षा भवन के बाहर सभी विद्यार्थी भयग्रस्त नजर आ रहे थे। कुछ विद्यार्थी पुस्तकें लेकर अब भी उसके पन्ने उलट पलट रहे थे। कुछ खूब खुश नजर आ रहे थे। मैं अपने सहपाठियों में से उस दिन के प्रश्न पत्र के विषय में बात कर ही रहा था कि परीक्षा भवन की घंटी बजनी शुरू हो गई। यह सूचना थी कि हमें परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा भवन में प्रवेश करना शुरू किया। भीतर पहुंचकर हम सभी अपने अपने अनुक्रमांक के अनुसार अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में अध्यापकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी गईं और हमने उस पर अपना अपना अनुक्रमांक आदि लिखना आरंभ कर दिया। ठीक 9 बजते ही एक घंटी बजी और निरीक्षकों ने प्रश्न पत्र बांट दिए। मैंने प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न मेरे पढ़े हुए प्रश्नों में से थे। मैंने हल किए जाने वाले प्रश्नों पर चिन्ह लगाया और कुछ क्षण तक सोचा और कौन सा प्रश्न पहले हल करना चाहिए और फिर उत्तर लिखना आरंभ कर दिया। मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी अभी भी बैठे सोच रहे थे। शायद उनके पढ़े हुए प्रश्नों में से कोई प्रश्न ना आया हो। 3 घंटे तक मैं लिखता रहा। मैं खुश था कि उस दिन मेरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन के अध्याय को पढ़ा और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप यह 5 नंबर जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित हैं, आप उन्हें अपने कब्जे में करने से अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।